हेलो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। ये जेई एडवांस 2025 मतलब इस साल के जेई एडवांस के पेपर 1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, जिन्होंने जेई एडवांस दे दिया उन्होंने तो जो करना था कर लिया। अब बेसिकली हम ये क्यों क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अब उन बच्चों के लिए जो इस कमिंग सेशन में जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जेई एडवांस का एग्जाम देंगे, जेई मेंस और जेई एडवांस का एग्जाम देंगे। हम उनके लिए ये क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं और ये सीरीज का मतलब ये है कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं करूंगा, ये सारे क्वेश्चन जेई एडवांस में आए हुए इस साल के क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसको हम सॉल्व करेंगे विथ एनालिसिस। ठीक है, और इसीलिए हम हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन पे ही डिस्कशन करेंगे और उसके जो पॉसिबल मेथड्स हो सकते हैं, उसके जितने पॉसिबल मेथड्स हो सकते हैं, उन सबको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलो तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर, क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो ये क्वेश्चन, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोलिंग एंड एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन और रोलिंग का ये कॉम्बिनेशन है। तो जो बच्चे 11th कर चुके हैं और अभी 12th में हैं, या जो इस साल ड्रॉप ले रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेई मेंस एंड जेई एडवांस, उन सारे बच्चों के लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि एसएचएम का वैसे भी अगर क्वेश्चन आता है तो जनरली वो बाकी पार्ट के साथ मिक्स करा जाता है। कई बार इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ मिक्स करा जाता है, कई बार रोटेशन के साथ मिक्स करा जाता है। ज्यादा चांसेस अगर आपको मिक्स करने के हैं तो रोटेशन के साथ सबसे ज्यादा, उसके बाद एसएचएम के साथ मिक्स करा जा सकता है, फिर एसएचएम का इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ मिक्स करा जा सकता है, फिर इसी तरह से मैग्नेटिज्म के साथ मिक्स करा जा सकता है। तो एसएचएम के क्वेश्चन डायरेक्टली सिर्फ एसएचएम ही के बारे में हो, इसके चांसेस कम होंगे जेई एडवांस में। मेंस में तो होते हैं, लेकिन जेई एडवांस में इसके चांसेस कम होते हैं कि डायरेक्टली वो एसएचएम हो, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन दूसरे चैप्टर्स के साथ हो तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे ये देखो, इस क्वेश्चन में जेई एडवांस ने 2025 के इस क्वेश्चन में एसएचएम की तो बात करी है, एसएचएम की बात करी है, साथ साथ उसने रोटेशन में भी रोलिंग में भी प्योर रोलिंग के कंडीशन को कंबाइन किया है इस क्वेश्चन के साथ। राइट, तो इसका मतलब है कि जब आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि हर चैप्टर सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं होगा, उसका कॉम्बिनेशन दूसरे के साथ भी हो सकता है। और ये बड़ा प्यारा सा सवाल है, तो आज इसी सवाल के साथ डिस्कशन शुरू करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन में कहता है कि द सेंटर ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस आर, मतलब यहां पर एक डिस्क लगी हुई है जो आपको दिख रहा होगा, यहां पर एक डिस्क लगी हुई है जो आपको दिख रहा होगा। इसका डायग्राम हम फिर से ड्रॉ करेंगे। फिलहाल ये देखो, ये डिस्क लगी हुई है, इसका रेडियस आर है, ये जो डिस्क है इसका रेडियस आर है, दिख रहा है आपको। एंड मास m इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका मास m है, ये स्प्रिंग है जिसके साथ ये डिस्क अटैच्ड है। ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k है, इनसाइड अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर वेयर कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर एज शोन इन द फिगर। ये आपको जो दिख रहा है ये बड़ा वाला, इट्स अ रिंग जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, एज यू कैन सी हियर। उसके बाद क्या कह रहा है, द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है, ये पेरिफेरी ऑफ द रिंग के साथ ये दूसरा एंड ऑफ द स्प्रिंग अटैच्ड है। एक एंड ऑफ द स्प्रिंग कहां अटैच्ड है, सेंटर ऑफ द डिस्क के साथ, दूसरा एंड कहां अटैच्ड है, पेरिफेरी ऑफ दिस रिंग के साथ। बहुत बढ़िया साहब। The other end of the spring is attached to the periphery of the ring. Both the ring and the disc are in the same vertical plane. Obvious सी बात है, same vertical plane में है, आपको ये दिख रहा है, सेम वर्टिकल प्लेन है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। द डिस्क कैन ओनली रोल अलोंग द इनसाइड पेरिफेरी ऑफ द रिंग विदाउट स्लिपिंग। देखिए यहां पर आप बात समझ में आ गई होगी कि ये डिस्क क्या कर सकता है, ये डिस्क रोल कर सकता है। कहां पे रोल करेगा भाई, अगर ये रिंग है तो इस रिंग में यहां पे रोल करेगा भाई साहब, ये रिंग के इस पेरिफेरी पे ही रोल करेगा। इसका मतलब है कि ये इसी पेरिफेरी पे इधर रोल करेगा, इस पेरिफेरी पे इधर रोल करेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा साहब, द स्प्रिंग कैन ओनली बी स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। मतलब ये जो स्प्रिंग है वो इस रिंग के पेरिफेरी के अलोंग ही इलोंगेट हो सकती है या फिर कंप्रेस हो सकती है, फॉलोइंग द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आप समझते ही है, फॉलोइंग द हुक्स लॉ। इन इक्विलिब्रियम द डिस्क इज एट बॉटम ऑफ द रिंग। ऐसा दिख रहा है आपको कि रिंग के बॉटम पे ये डिस्क है। इसके बाद क्या कह रहा है वो आपसे, अज्यूमिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अज्यूम करते हुए आप क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क इज वेरी स्मॉल, है ना, और होना भी चाहिए। अगर दिस डिस्प्लेसमेंट इज नॉट वेरी स्मॉल तो एसएचएम की कंडीशन पे हम नहीं पहुंच पाएंगे।
क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क इज वेरी स्मॉल, मतलब इधर जाए या इधर जाए ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये ऐसे ऐसे करेगा टू एंड फ्रो, दैट वुड बी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क इज रिटन एज t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द ओमेगा इज, मतलब टाइम पीरियड आपको पता ही है कि टाइम पीरियड को हम 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू पूछी गई है और ओमेगा के लिए 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें टिक करना है, हम ऑप्शन पे आएंगे अब। लेकिन उससे पहले चलिए इसको फिर से हम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद फिर से हम इस पे चर्चा शुरू करते हैं कि इसमें करना क्या है हमें। तो सबसे पहली बात ये देखो कि अगर मैं ये सबसे पहले एक रिंग ले लूं, ये आपको रिंग दिखाई दे रही होगी, इस रिंग में आपसे वो कहता है कि एक डिस्क है एंड दैट डिस्क कैन रोल ओनली ऑन द पेरिफेरी, ये आपकी डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, राइट, इट्स अ डिस्क। और यहां पर इसका सेंटर है, इस रिंग का सेंटर यहां पर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है और इस वाले का जो रेडियस है दैट इज अ स्मॉल आर। इसको अलग कलर से ले लेते हैं, ये वाला जो रेडियस है दैट इज अ स्मॉल आर। और पहले डिस्क इस पोजीशन पे थी, पहले डिस्क इस पोजीशन पे थी, रिमेंबर क्वेश्चन में मेंशन करा गया है कि पहले डिस्क इस पोजीशन पे थी। अभी मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया और आप याद रखिए क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क इज वेरी स्मॉल अलोंग द पेरिफेरी। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरह से डिस्प्लेसमेंट है, यहां से ये डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं मैं कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज वेरी स्मॉल एंड लेट दैट बी इक्वल टू x। अच्छा, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस कैन बी रिटन एज इक्वल टू r माइनस ऑफ r, बिकॉज ये पूरा जो रेडियस है ऑफ दिस रिंग दैट इज इक्वल टू r। तो इसको अपन कितना ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं r माइनस ऑफ r। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये r माइनस ऑफ r है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, r माइनस ऑफ r है। और ये एंगल, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये पोजीशन वेक्टर इनिशियल पोजीशन के साथ कुछ एंगल बना रहा है, लेट दैट बी थीटा। अच्छा, चूंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो ये एंगल जो सबटेंड होगा ये भी बहुत छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो थीटा है दैट थीटा इज आल्सो वेरी स्मॉल। और आपको मालूम है कि अगर थीटा बहुत छोटा हो तो आप साइन थीटा को थीटा मान सकते हो, tan थीटा को थीटा मान सकते हो और cos थीटा की वैल्यू को 1 मान सकते हो, राइट। तो आपसे कह रहा है कि भैया इसको हमने ये ऐसा स्ट्रेच, मतलब इसको डिस्प्लेस करा, डिस्प्लेस करके छोड़ा, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो इसके साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जो स्प्रिंग कनेक्टेड है, अगर आपने इसको यहां तक पहुंचाया तो अनडाउटेडली ये स्प्रिंग क्या होगी, तो अनडाउटेडली ये स्प्रिंग इलोंगेट होगी या नहीं होगी? हाँ सर, अनडाउटेडली ये स्प्रिंग इलोंगेट होगी। तो स्प्रिंग जब इलोंगेट होगी तो स्प्रिंग अपने आप को पीछे की तरफ खींचेगी अपने शेप में वापस जाने के लिए, अपने नेचुरल लेंथ में वापस जाने के लिए अपने आप को पीछे खींचेगी। हाँ सर, बिल्कुल खींचेगी। तो इसका मतलब इस पे और फोर्सेस अभी हम ड्रॉ करेंगे, बट इस पे एक फोर्स स्प्रिंग का होगा which will tend to bring back this disk to its initial position. इनिशियल पोजीशन कहां है? यहां है। तो ये इसको वापस लाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन बेटा आपको मालूम है कि जब ये वापस आएगा, यहां तक वापस आएगा, तो स्प्रिंग का फोर्स विल बिकम जीरो, बिकॉज स्प्रिंग विल रिगेन इट्स नेचुरल लेंथ। लेकिन ये यहां से यहां तक आने में इट विल गेन सम वेलोसिटी, राइट, इट विल गेन सम वेलोसिटी। तो यहां पर पहुंचने पर इस पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग विल बिकम जीरो, मगर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो इसलिए यहां रुकेगा नहीं। तो ये क्या करेगा? इधर जाएगा। जब इधर जाएगा तो इट विल कंप्रेस द स्प्रिंग। जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग इसको पुश करेगा वापस इस मीन पोजीशन की तरफ। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये फिर इधर आएगा, यहां पर फिर पहुंचा, नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग आ गई, स्प्रिंग ने अपना नेचुरल लेंथ अटेन कर लिया, बट वेलोसिटी जो डिस्क ने गेन करा है वो जीरो नहीं होगी। तो फिर से ये डिस्क क्या होगा? इधर भागेगा। जब ये इधर भागेगा फिर से स्प्रिंग इलोंगेट होगी एंड द हिस्ट्री विल रिपीट, राइट। तो कंटिन्यू क्या होगा? ये डिस्क ऐसे 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 करती रहेगी एंड हेंस आई कैन क्लेम दैट कि इसका मोशन ऑसिलेटरी होगा। क्लियर है? एसएचएम है या नहीं है वो अभी हम चेक कर लेंगे। क्लियर? एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा मतलब डिस्प्लेसमेंट है, क्वेश्चन ने कहा है कि दैट डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। क्लियर है? तो अब उसका हमें टाइम पीरियड में दे रखा है कि 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? ओमेगा की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को चूंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, थीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, तो एक बात क्लियर है सर कि अगर थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो उस केस में इसको हम लीनियर एसएचएम से भी सॉल्व कर सकते हैं।
मतलब लीनियर एसएचएम की कंडीशन क्या होती है? लीनियर एसएचएम की कंडीशन होती है a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स या a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। इससे भी आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर इससे हम अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा से भी आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है? इसका मतलब आप एंगुलर एसएचएम भी यूज कर सकते हो और आप लीनियर एसएचएम भी यूज कर सकते हो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लियर है? और चलो हम कोशिश करते हैं जिन जिन मेथड से अपन सॉल्व कर सके देखते हैं। तो देखो सर, सबसे पहला चलो इसको सॉल्व करना शुरू करें। तो सबसे पहले व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच वुड बी एक्टिंग ऑन दिस डिस्क वंस इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जब इसको आप डिस्प्लेस करोगे तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उस बात को ऑब्जर्व करें। तो देखो सर, सबसे पहला भाई मास है तो धरती माता का प्रेम होगा नीचे की ओर, और वो कितना होगा? mg होगा। अच्छा सर, चलो सर mg ऐसे है तो mg को फिर से रिजॉल्व कर लेते हैं। ये वाला एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस विल बी mg cos थीटा, और ये बच्चों वाली बात है, आप सबको आता है। और दिस टेंजेंशियली विल बी द कंपोनेंट विच विल बी mg sin थीटा, राइट? तो यह हमने mg को रिजॉल्व कर दिया। अच्छा सर, दूसरी बात, बिकॉज इट इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस रिंग, तो एक बात और मैं कह सकता हूं कि रिंग की वजह से इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। दिस वुड बी ऑब्वियसली द नॉर्मल रिएक्शन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। अच्छा, दूसरी बात, मैंने आपसे ये कहा कि ये जो डिस्क है वो इधर डिस्प्लेस हुआ है, इधर डिस्प्लेस करा है आपने, तो अब इसके बाद ये इधर आएगा। इसका मतलब इसका ए अगर देखा जाए तो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ ए और दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, राइट? ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है डिस्क का और ए इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। क्लियर है? अच्छा सर, यहां पर एक और फोर्स होगा क्योंकि द केस इज ऑफ प्योर रोलिंग, तो ऑब्वियस सी बात है देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शन, यहां पर फ्रिक्शन भी होगा सर। ठीक है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपने इधर क्यों ली? फ्रिक्शन की डायरेक्शन मैंने इधर इसलिए ली क्योंकि फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द अल्फा टू दिस डिस्क, तो फ्रिक्शन का टॉर्क उस दिशा में आना चाहिए जिस दिशा में अल्फा है। क्लियर है? तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर होगी। और सर कोई फोर्स, और कोई फोर्स, चलो देख लेते हैं और कोई फोर्स है क्या, और कोई फोर्स है क्या? हाँ सर, स्प्रिंग भी कनेक्टेड है, और स्प्रिंग कहां कनेक्टेड है? सेंटर पर। तो एक फोर्स और किसका होगा सर? तो एक फोर्स और होगा स्प्रिंग फोर्स, और चूंकि ये डिस्क हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय एक्स, और आपसे क्वेश्चन में उसने ये साफ साफ कहा है कि स्प्रिंग कैन इलोंगेट ओनली अलोंग द पेरिफेरी, तो जितना डिस्प्लेसमेंट डिस्क का है अलोंग द पेरिफेरी उतना ही इलोंगेशन स्प्रिंग का होगा अलोंग द पेरिफेरी, और स्प्रिंग का इलोंगेशन भी x होगा। दैट इज वाई स्प्रिंग का फोर्स हम कितना लिख सकते हैं? kx। स्प्रिंग का फोर्स कितना लिख सकते हैं? kx लिख सकते हैं। अच्छा सर, स्प्रिंग का फोर्स हमने लिख दिया kx, बहुत बढ़िया साहब। तो आपको ये सारे फोर्सेस यहां पर समझ में आ गए होंगे। आई होप इस डायग्राम में क्लैरिटी दिख रही होगी आपको, ये सारे फोर्सेस आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब एक्चुअली में हमें क्या करना है? तो अब एक्चुअली में हमें ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? तो ओमेगा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूं सर? तो ये या तो मैं ये करूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स का यूज करूं, या फिर मैं ये करूं कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा का यूज करूं। जिसका भी यूज करूं उससे मैं ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। क्लियर है? तो चलो खेलते हैं। पहली बात, चूंकि इट इज द केस ऑफ रोलिंग, I can claim that rolling is basically the combination of pure translation and pure rotation, right? तो मैं एक तो इस पे इक्वेशन लिख सकता हूं फोर्स की। I can write the equation of force, है ना? प्योर ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एक इक्वेशन हम फोर्स के लिए लिख सकते हैं। अब फोर्स की इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो क्या करोगे? देखो, इस दिशा में जिधर ये आ रहा है, इस दिशा में अगर आप देखो ध्यान से, तो एक फोर्स है सर mg टाइम्स ऑफ साइन थीटा। दूसरा फोर्स क्या है? दूसरा फोर्स है सर kx माइनस ऑफ फ्रिक्शन। दिस विल बी इक्वल टू m इंटू a, वेयर a इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो mg साइन थीटा प्लस ऑफ kx माइनस ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं? ma। क्या पहली इक्वेशन क्लियर है? हाँ सर क्लियर होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी इक्वेशन सर, एक तो इक्वेशन आ गई, अब साथ साथ रोटेशन भी है, तो रोटेशन के लिए अपन टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे। एंड एक तरीका यह है कि बेस्ट वे इज
कि आप टॉर्क की इक्वेशन, अगर आपको IAR इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की नॉलेज नहीं है या कोई इशू है उसको यूज करने में, जबकि मैं IAR से भी सॉल्व करूंगा, लेकिन अगर उसमें कोई इशू है तो आप क्या करो, आप तो एक्सेलरेशन ले लो या टॉर्क ले लो या जो भी कंडीशन लगानी हो वो सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर करो। कहां कंसीडर करो? सेंटर ऑफ मास पे करो। इफ द मोशन इज एक्सेलरेटेड तो टेक द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास, दैट इज द सेफेस्ट वे कि आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लेंगे तो स्यूडो वीडो का चक्कर खत्म हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए सर, अगर मैं टॉर्क लिख रहा हूं अबाउट द सेंटर ऑफ मास तो mg sin थीटा kx, these are passing through the center of mass, torque will become 0. mg cos theta, it is also passing through the center of mass, torque will be 0. n यहां देखिए n है ना, तो n is also passing through the center of mass, the torque will be 0. इसका मतलब टॉर्क जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा that will be only because of the friction. टॉर्क किसके कारण होगा? तो केवल और केवल फ्रिक्शन के कारण होगा। किसके कारण होगा? फ्रिक्शन के कारण होगा। तो फ्रिक्शन का अगर मैं टॉर्क लिख रहा हूं तो ये स्मॉल आर है, ये देखो सेंटर ऑफ मास से ये दूरी स्मॉल आर है, तो क्या लिखोगे? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? तो दिस मस्ट बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। क्या होना चाहिए? आई इंटू अल्फा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क वुड बी रिटन एज mr² / 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा सर, बहुत बढ़िया रे सर। यहां पर अल्फा को मैं a/r भी लिख सकता हूं। अल्फा हमेशा a/r हो ये जरूरी नहीं है, बट यहां पर जो ये रिंग है जिस पर ये बॉडी या डिस्क रोल कर रही है, वो रिंग का अपना एक्सेलरेशन 0 है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को हम अल्फा इंटू आर भी लिख सकते हैं इस केस में। तो हमने वहां से अल्फा को a/r लिख दिया। आर से आर सन्नाटे में, इस आर से आर छमछम, तो एफ की वैल्यू क्या हो गई? एफ की वैल्यू हो गई ma/2। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? ma/2। इस फ्रिक्शन को उठा के यहां पे रख दो, यहां पर आप इस फ्रिक्शन को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप क्या लिखोगे? mg sin थीटा प्लस ऑफ kx माइनस ऑफ ma/2 इज इक्वल टू ma। ये करोगे? हाँ सर ये करोगे आप। इसको इधर लेके आ जाओ तो आप लिखोगे mg sin थीटा प्लस ऑफ kx इज इक्वल टू 3ma/2। यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक समझ में आ गई बात? अब चलिए सर, यहां थोड़ा सा कुटर पुटर करना है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि थीटा बहुत छोटा है, और मैंने आपसे कहा थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? थीटा। ठीक है, आप मैथ्स वाले हो, आपको पता है कि इसका एक्सपेंशन करोगे तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है व्हेन द थीटा इज वेरी स्मॉल। अब आप इस बात को देखिए सर, यहां पर अगर आप इसको ऑब्जर्व करिए, इसको ऑब्जर्व करिए, ये ऑब्जर्व करिए, ये एक्स है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है दिस वुड बी इक्वल टू r माइनस r, क्योंकि इस डिस्क का रेडियस स्मॉल r है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी r माइनस r। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर थीटा और x का रिलेशन क्या हो गया? तो आपको मालूम है लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो x r माइनस r ऐसा लिख सकते हो आप। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा सर, तो एक बात बताइए, mg sin थीटा को मैं लिख सकता हूं mg मल्टीप्लाइड बाय थीटा प्लस ऑफ kx इज इक्वल टू 3ma/2। आई होप आपको क्लियर है। x को मैं लिख सकता हूं थीटा मल्टीप्लाइड बाय r माइनस r, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं mg थीटा प्लस ऑफ k मल्टीप्लाइड बाय दिस वुड बी रिटन एज x कैन बी रिटन एज r माइनस ऑफ r मल्टीप्लाइड बाय थीटा, दिस वुड बी इक्वल टू 3ma/2। ऐसा लिखा जा सकता है। समझ आ रही है बात? पक्का एकदम? ठीक है, ऐसा लिख दिया आपने। अब जब आप ऐसा लिखोगे तो अब आपको रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो गया होगा, रिजल्ट आपको कुछ हद तक नजर आना शुरू हो गया होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कर सकते हो सर, आप यहां से थीटा, ये k इंटू आर माइनस ऑफ आर लिख दिया आपने। ठीक है, x की वैल्यू आपने क्या लिखा है? r माइनस ऑफ r मल्टीप्लाइड बाय थीटा। कोई दिक्कत वाली बात है? या तो आप इस थीटा को चेंज कर सकते थे और आप एक्सेलरेशन लिख सकते थे। चलो मैं थीटा को भी चेंज करके, पहले थीटा को चेंज करके लिख लेते हैं। अगर आप थीटा को लिखना चाहते हैं तो थीटा को क्या लिखेंगे आप लिखेंगे mg मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन r माइनस ऑफ r प्लस ऑफ kx। ऐसा लिख सकते हैं, याद रखिएगा दिस एक्सेलरेशन इज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है?
कोई दिक्कत वाली बात है? पक्का? चलो ए के टर्म्स में अगर लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा भाई, कहां गया, यहां गया। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बाद हमें सिंप्लीफिकेशन बची है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, इधर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि इसको मैं लिख सकता हूं mg अपॉन r माइनस ऑफ r प्लस ऑफ k मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई m इंटू a। ऐसा लिखा जा सकता है? हाँ सर, ऐसा लिखा जा सकता है। x के टर्म्स में ले आते हैं, क्योंकि इधर a है तो x के टर्म्स में ले आते हैं। अगर इधर अल्फा लेंगे तो थीटा के टर्म्स में ले आएंगे, अल्फा लेके थीटा के टर्म्स में ले आएंगे। क्लियर है? तो आप देखिए सर, अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा मैं, बताओ। यहां से 2/3 इधर आ गया तो दिस वुड बी इक्वल टू 2/3, दोनों के लिए है, बाहर रख देता हूं। m यहां आएगा तो दिस वुड बी इक्वल टू g अपॉन r माइनस ऑफ r प्लस ऑफ कितना होगा, प्लस ऑफ k बाई m होगा, मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू a लिखा जा सकता है। हाँ सर, a लिखा जा सकता है। अच्छा, माइनस साइन से परेशान नहीं होना, आपको पता ही है कि भाई अगर ये इधर जा रहा है तो फोर्स इधर है, तो एक्सेलरेशन इधर की ओर है। तो माइनस तो हम अपने घर से ले आते हैं, एसएचएम के केस में माइनस साइन तो लॉजिकली हम ले आते हैं, तो माइनस से परेशान मत होना। तो क्या ये कंडीशन तुम्हें नजर आ रही है कि a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, बिकॉज दिस होल टर्म इज कांस्टेंट, दिस होल टर्म इज कांस्टेंट। तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहां पर a जो है वो किससे प्रोपोर्शनल है, तो a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। इसका मतलब दिस होल टर्म वुड बी ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ओमेगा की अगर मैं वैल्यू लिखूं, तो क्या लिखूंगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई k बाई m प्लस ऑफ g अपॉन r माइनस ऑफ r। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा एज आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस। तो चलो देख लो, 2/3 k बाई m प्लस ऑफ g इंटू g डिवाइडेड बाय r माइनस r। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हमें क्या आया था, 2/3 g अपॉन r माइनस ऑफ r प्लस ऑफ k बाई m। ऑब्वियसली पहला ही ऑप्शन इसका सही है। कोई दिक्कत वाली बात है? पहला ही ऑप्शन क्या है इसका, सही है। पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। अच्छा सर, ये बात तो यहां से समझ में आ गई। हमने क्या क्या करा, हमने फोर्स की इक्वेशन लिखा, टॉर्क की इक्वेशन लिखा, फिर a को x के टर्म्स में शो करा और वहां से वी गॉट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ये एक तरीका है जो आपको हर कोई बता रहा है, जो हर कोई बताएगा भी, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसी को ऐसे सोचता, अब इस बात को समझिएगा, अगर मैं इसी चीज को ऐसे सोचूं, बाकी सब कुछ वही है, परेशान नहीं होना, बाकी सब कुछ वही है। अगर मैं ये डिस्क कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला डिस्क अगर मैं दोबारा से कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसको क्या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कर सकता हूं? हाँ सर, कर सकता हूं। क्लियर है? मतलब this point will act as instantaneous axis of rotation, right? ये वाला जो पॉइंट है ये instantaneous axis of rotation की तरह काम करेगा। क्लियर है? अगर ये instantaneous axis of rotation की तरह काम करेगा तो इसका मतलब है कि I can take the torque even about this point. इस पॉइंट के about I can take the torque. Yes, I can take the torque about this point. अब ये वाली दूरी फिर से मैं लिख देता हूं कि दिस इज r माइनस ऑफ r। ये वाला डिस्टेंस जो था हमारा वो x था और ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एंड आई विल बी टेकिंग द टॉर्क अबाउट दिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बाकी सारी बातें मैं वही यूज कर रहा हूं जो आपको अभी बताया था कि ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है और ये क्या है, तो दिस इज योर a। यहां पे कौन कौन सा फोर्स था, तो देयर वाज अ फोर्स फ्रिक्शन। यहां पर एक और कौन सा फोर्स था, तो ऑब्वियस सी बात है कि देयर वाज नॉर्मल वाज अलोंग दिस डायरेक्शन, ये नॉर्मल अपना, ठीक है। ये कौन सा फोर्स, नॉर्मल सर, ये अपना नॉर्मल फोर्स। इसके अलावा क्या क्या था, तो इसके अलावा एक फोर्स ये है सर, एक फोर्स ये है सर, एक फोर्स ये है सर। तो दिस वाज mg cos थीटा, एज यू कैन सी दिस वाज mg sin थीटा, और mg sin थीटा के ही डायरेक्शन में देयर इज वन मोर फोर्स दैट वुड बी kx। क्लियर हो गई बात? बस मैं टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट ले रहा हूं ये बात सिर्फ चेंज कर रहा हूं और इससे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको। मैं टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट ले रहा हूं, बस इस बात का चेंज है, बाकी सब कुछ वही है, बाकी सब कुछ वही है। क्लियर है? मैं टॉर्क जो अभी मैंने सेंटर के अबाउट लिया था, दैट टॉर्क आई विल बी टेकिंग अबाउट दिस पॉइंट IAR, व्हिच इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन।
इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? अब अगर मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करूं तो मैं टॉर्क लिखूंगा, मैं अगर टॉर्क लिखूंगा तो व्हाट वुड आई राइट द टॉर्क? आई विल राइट द टॉर्क अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एज mg sin theta plus of kx multiplied by the perpendicular distance which is r, right, multiplied by the perpendicular distance which is r is equal to I into alpha। इसके अबाउट अगर टॉर्क लिख रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी के अबाउट लोगे, और इतना आपको पता होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ तो यहाँ पे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 इसके अबाउट ट्रांसलेट करोगे इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो mr²/2 प्लस ऑफ mr² करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा? तो दिस वुड बी इक्वल टू 3mr² डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, वेयर अल्फा is the alpha of this rigid body which is the disk, where alpha is the alpha of this rigid body and this rigid body here is disk। क्लियर है? अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं सर, फिर से वही थीटा वीटा वाली बात है, तो थीटा साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, एक्स को हम थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। और आपको अभी बताया था कि अगर मुझे ये अगर ये थीटा है, ये एक्स है, ये आर माइनस आर है, तो थीटा की वैल्यू आप सब जानते हो, मैथ्स वाले हो, कि थीटा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन आर माइनस ऑफ आर, एक्स अपॉन आर माइनस ऑफ आर। मैं यहां पर अल्फा के टर्म्स में सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो आई विल चेंज एक्स इन थीटा, मतलब ये आर से पहले तो ये आर उड़ा दो, तो इसको हम लिख सकते हैं mg मल्टीप्लाइड बाय थीटा प्लस ऑफ के, एक्स को मैं थीटा के टर्म्स में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो थीटा मैंने बोला कि थीटा इज लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस व्हिच इज r माइनस r, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट? तो x विल बी इक्वल टू r माइनस ऑफ r मल्टीप्लाइड बाय थीटा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? तो दिस विल बी इक्वल टू 3ma बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो अल्फा की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो अल्फा की वैल्यू मैं लिखूंगा, यहां से आप 2/3 लिख सकते हैं आप, ठीक है। m यहां ले जाइए तो g मल्टीप्लाइड बाय थीटा प्लस ऑफ k बाई m मल्टीप्लाइड बाय r माइनस ऑफ r मल्टीप्लाइड बाय थीटा। और जैसे ही मैं यहां तक पहुंचता हूं, आपको एक चीज नजर आ रही होगी, गौर करिए, ठीक से देखिए, 2/3 g प्लस ऑफ k बाई m मल्टीप्लाइड बाय r माइनस r मल्टीप्लाइड बाय थीटा। जैसे ही यहां पहुंचा मैं, ये वाला जो ओमेगा आपको नजर आ रहा है, ये ओमेगा तो वो नहीं है जो पहले आया था, ये ओमेगा वो नहीं है जो पहले आया था। तो सर अब क्या हुआ सर? अभी तो आप कह रहे थे कि इस मेथड से भी कर सकते हैं, फिर आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा? तो आप इस बात को समझिए, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है विच यू नीड टू रिमेंबर, और आपने पढ़ा भी होगा इन द चैप्टर ऑफ रोटेशन, अगर आप 12th में हैं इस वक्त, या आपने ड्रॉपर या मतलब ड्रॉप आउट कर रहे हैं, तो ड्रॉप आउट नहीं बल्कि ड्रॉप कर रहे हैं ये, तो आपने पढ़ा होगा कि बेटा अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में दिस इज द पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में दिस इज द पोजीशन वेक्टर, तो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लिया जाएगा उसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अल्फा भी लिया जाएगा। अगर आप सेंटर मास के अलावा किसी और पॉइंट की बात कर रहे हो, या आप सेंटर मास के अलावा किसी और पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हो, तो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लिया जाएगा उसी पॉइंट का अल्फा भी लिया जाएगा। अगर रिजिड बॉडी का आप थीटा लेते, रिजिड बॉडी का पोजीशन वेक्टर लेते, थीटा लेते, तो उस केस में अल्फा भी रिजिड बॉडी का होता। बात समझ में आई? हाँ, अगर आप सेंटर मास पे बात कर रहे हो या सेंटर मास के अबाउट टॉर्क लिख रहे होते तो फिर ये सब कोई मसला नहीं है। अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लगा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखो कि जिस पॉइंट के अबाउट आप थीटा ले रहे हो उसी पॉइंट के अबाउट अल्फा लेना है, या यूं कह लो कि जिस पॉइंट के अबाउट पोजीशन वेक्टर ले रहे हो उसी पॉइंट के अबाउट आपको अल्फा लेना है। अगर थीटा इज ऑफ द रिजिड बॉडी तो अल्फा विल आल्सो बी ऑफ द रिजिड बॉडी। थीटा या आर आप डिफाइन कर रहे हो इस पॉइंट के अबाउट, तो अल्फा भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा इस पॉइंट के अबाउट। और मान लीजिए कि इस पॉइंट के अबाउट जो अल्फा है वो कुछ अल्फा 1 है, तो मुझे अल्फा 1 यहां चाहिए, अल्फा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? अल्फा 1 चाहिए। तो इसके लिए मुझे अल्फा और अल्फा 1 में रिलेशन लाना पड़ेगा। और कैसे रिलेशन लाओगे? तो r माइनस ऑफ r इंटू अल्फा 1, ठीक है। r माइनस
constraint relation r minus of r into alpha 1 will be equal to r into alpha। तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अल्फा और अल्फा 1 का अगर आप रिलेशन निकालोगे तो अल्फा की वैल्यू हम लिख सकते हैं r माइनस ऑफ r डिवाइडेड बाय स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 1। नहीं आई बात समझ में भाई? जिस पॉइंट के अबाउट, आप एक बात फिर से समझ लीजिए कि जिस पॉइंट के अबाउट आप पोजीशन वेक्टर ले रहे हो उसी पॉइंट के अबाउट अल्फा डिफाइन करोगे। अगर पोजीशन वेक्टर या थीटा आप रिजिड बॉडी का ले रहे होते तो अल्फा भी रिजिड बॉडी का डिफाइन होता। क्लियर हो गई बात? अब ये अगर आप इस वैल्यू को उठा के अल्फा की जगह यहां पर प्लेस करिए, यहां पर आप लिखेंगे r माइनस ऑफ r डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 1 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय g प्लस ऑफ k बाय m मल्टीप्लाइड बाय r माइनस r मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ऐसा लिखेंगे आप। अब इसको इधर लेके चले जाइए तो अल्फा 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2/3। यहां पर आप ले आइए g इंटू r, दिख रहा है आप लोगों को, यहां पर क्या ले आइएगा आप, g इंटू आर डिवाइडेड बाय व्हाट। यहां पर एक चीज और देख लीजिए, यहां पर कुछ छूटा तो नहीं है, mg इंटू साइन थीटा। अच्छा ये r आपने पहले ही उड़ा रखा है, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू एक r कहीं पर और आना चाहिए, अल्फा 3 ये r होगा, सॉरी यहाँ पे r होगा, यहाँ पे r होगा, यहाँ पे r होगा, ठीक है। तो जी r, तो एक काम तो मैं ये कर सकता हूं कि यहां से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अल्फा 1 ये 2/3 मल्टीप्लाइड बाई ये जी आर अपॉन आर माइनस ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाई ये स्मॉल आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। यहां पे देखिए के बाई एम, यहां पे भी आर आएगा और ये ऊपर जाएगा तो यहां आएगा, यहां ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा, यहां देखो आर अपॉन आर माइनस ऑफ आर जो आपको दिख रहा है मल्टीप्लाइड बाई ये ऑलरेडी एक आर माइनस आर है मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, मल्टीप्लाइड बाई थीटा। आई होप आपको दिख रहा है सब कुछ, देख लीजिए एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। तो आपको दिख रहा होगा यहां से आर कैंसिल हो जाएगा, यहां से आर माइनस आर भी कैंसिल हो जाएगा, इस स्मॉल आर से इस स्मॉल आर भी कैंसिल होगा। तो यहां के बाद अगर आप अल्फा 1 की वैल्यू लिखोगे तो आप लिखोगे 2/3 मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई आर माइनस ऑफ आर प्लस ऑफ ये कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पर बच गया k बाई एम मल्टीप्लाइड बाई थीटा। क्लियर हो गई बात? अब आप ये देख सकते हो कि ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ 2/3 मल्टीप्लाइड बाई जी अपॉन आर माइनस आर प्लस ऑफ कितना, प्लस ऑफ k बाई एम। ये देखो यही आंसर है क्या, चेक करो भाई चेक करो, यही आंसर है क्या, 2/3 जी अपॉन आर माइनस आर प्लस ऑफ k बाई एम। हाँ सर यही आंसर है सर, चेक करिए यही आंसर है, यस यही आंसर है। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपके पास ये वो लिमिटेशन नहीं है कि आप टॉर्क सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट लो, आप इस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हो, बट इस पॉइंट के अबाउट लेने में, टॉर्क लिखने में आपको एक चीज का ध्यान बहुत क्लियर रखना है कि अल्फा भी आप इसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन करेंगे, फिर अल्फा रिजिड बॉडी का नहीं होगा, अल्फा इस पॉइंट के अबाउट होगा। क्लियर है? तब आपका आंसर सही आएगा। क्लियर? तो सजेशन क्या है, सजेशन ये है कि भाई इतनी मेहनत करनी है क्यों, सीधा सीधा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लगाने से बेहतर है यहां पर कि हम क्या करें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात कर लें। यू शुड टेक द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लगाना है लगा सकते हो, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम दूसरे सवाल पे भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल।